Good morning, students. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. हमने अपना चैप्टर 1 पूरा कर लिया है, जिस पर ये क्वेश्चन आपका कंपल्सरीली आएगा, मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। उसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा मैं और बाद में बचा हुआ पोर्शन बाद में पढ़ाएंगे। पहले जो जरूरी चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स नियरली 0 है। ठीक है, कि मैंने बुक्स दी हुई हैं रेफरेंस के लिए। पूछते हैं बच्चे, मेरे पास फोन आता है तो मैंने इसलिए ये ऊपर बुक्स दे दी हैं। ये दोनों ही बुक्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, मेरे द्वारा लिखी हुई हैं। इन्हीं को मैं रेफर कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, अब आज जो चैप्टर अपन को शुरू करना है दैट इज सेमीकंडक्टर्स, मतलब अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स का मतलब अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है, अब इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं इसको? क्योंकि ये बेसिक चीज है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए। तो उसके पहले तो देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन पढ़ते हैं कि किसी गैस, वैक्यूम या सेमीकंडक्टर्स में जो आवेश हैं, चार्जेस हैं, उनके मोशन के बारे में। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग द साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस इन गैस और वैक्यूम और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और आज के युग में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स और दूसरी तरह के चिप्स वगैरह जो आ गए हैं, उनके सर्किट की स्टडी अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। आज के युग को अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का युग कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का युग? क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हमारी हर जगह है इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जैसे आप एम्प्लीफिकेशन ले लें, हैं, रेक्टिफिकेशन ले लें, मतलब प्रवर्धन, आपका रेक्टिफिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, कंट्रोल ऑफ पावर जनरेशन, कैलकुलेटर्स, यूज इन बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे, हर जगह आप पाएंगे इसका यूज है। इसलिए हमें इसको पढ़ना आवश्यक है। अब दूसरी चीज कि इन सब चीजों की तो जरूरत है, परंतु सेमीकंडक्टर्स हम क्यों पढ़ें, अर्धचालक क्यों पढ़ें? क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस इनके अंदर यूज होती हैं इन कामों के लिए, वो डिवाइसेस जो हैं जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, सीमॉस, आपकी वीएलएसआई चिप्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब चीजें जो भी हैं वो सब किससे बनती हैं? वो सब बनती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से, है ना, अर्धचालक मटेरियल से बनती हैं। इसलिए हमें इस सेमीकंडक्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स हैं क्या? आपने सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक। तो चालक और कुचालक के बीच में
जिनकी चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, उनको अपन क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो यूज किया जाता है इन सब चीजों को बनाने की, जो मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, मॉसफेट, सीमॉस एक्सेट्रा, इन सबको बनाने में जिन मटेरियल का यूज करते हैं हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उनके नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड्स। ठीक है। अब शुरुआत में जब डायोड की डिस्कवरी हुई थी 1939 में और ट्रांजिस्टर की 1947 में, है डायोड्स 1939 और ट्रांजिस्टर्स 1947। ठीक है। ये जब हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, तो इनमें हम किसका यूज करते थे? जर्मेनियम का, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। ठीक है। इन दोनों के लिए जर्मेनियम का यूज होता था शुरुआत में। क्यों यूज होता था जर्मेनियम का? क्योंकि आसानी से वो मिल जाता था और उसकी प्योरिटी भी जो है आसानी से हम प्राप्त कर लेते थे, है ना। जो मेथड थी उनसे आसानी से हम उसको प्योर प्राप्त कर सकते थे, इसलिए हम जर्मेनियम का इस्तेमाल करते थे। परंतु थोड़े समय के पश्चात ये पाया गया कि जो जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है वो इतना रिलायबल नहीं है ना। इसकी जो रिलायबिलिटी है दैट इज लो रिलायबिलिटी। अब रिलायबल इतना क्यों नहीं है? इट हैज ए लो रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो इसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता था, है ना। इसकी कंडक्टिविटी में परिवर्तन हो जाता था, है ना, कि बिकॉज ऑफ लो रिलायबिलिटी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव, है, टेम्परेचर के लिए ज्यादा सेंसिटिव था। ठीक है ना। इसलिए जर्मेनियम जो है रिलायबल नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई, तो उसके सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती थी। ठीक है। तब जो है 1954 में सो 1954 में पहला सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया साइंटिस्ट ने, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ओके। ये जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर था ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो इसकी थी वो लो थी, है ना। लो या लेस कहते हैं अपन, है ना। लो की जगह लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, किसकी तुलना में? जर्मेनियम की तुलना में। इसलिए ये ज्यादा रिलायबल हो गया है। इसकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी थी वो जर्मेनियम की तुलना में कम थी, तो ये इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा थी और ये मिल भी बहुत अधिक मात्रा में रहा था अर्थ पर, ये बहुत अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो जाता था। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोग्रेस हुई तो ये चाहा गया कि जो स्पीड है वो हमें ज्यादा चाहिए, जिससे कि जल्दी जल्दी जो है कैलकुलेशन ही कर सकें। तो अब स्पीड ज्यादा प्राप्त करने के लिए एक नया मटेरियल जो है वो बनाया साइंटिस्ट ने, जिसका नाम दिया गया गैलियम आर्सेनाइड जो है ना, जिसमें गैलियम और आर्सेनिक इनका इस्तेमाल किया गया। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ गैलियम आर्सेनाइड 1970 में। ओके। और इसकी जो स्पीड थी दैट वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ सिलिकॉन, है, स्पीड 5 टाइम्स
दैट ऑफ सिलिकॉन। तो ये कुछ थोड़ी सी आपके लिए एक जानकारी कि क्यों, किस तरह से सेमीकंडक्टर कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपको भी थोड़ी सी इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल में बताई। अब इसमें देखिए हम किस तरह से ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल में बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर अपन देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल को कि सिलिकॉन जर्मेनियम ले लें चाहे गैलियम आर्सेनाइड ले लें, हैं? तो उसको स्टडी करने के लिए क्यों ऐसा वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, तो हमें उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। शायद आपको 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा, इतने डिटेल में हो सकता ना हो, तो अपन इनको समझेंगे, हैं? क्योंकि ये समझे बगैर हमारा सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर अपन ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इनके एटम में क्या होता है। तो आप जैसा देख रहे हो सिलिकॉन एटम यदि अपन लें तो सिलिकॉन एटम में आपके 3 शेल हैं, है ना, के शेल, एल शेल और एम शेल। आप जानते हो जैसे कि के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, मैक्सिमम। एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से जो है 2, 8, 18 एंड सो ऑन ये भरते जाते हैं। तो आप यदि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आप देखो इनरमोस्ट शेल में आपके 2 हैं, फिर 8 है, और आउटरमोस्ट शेल जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, है ना। देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। जर्मेनियम में यदि आप देखें तो जर्मेनियम में यहां पर 4 शेल हो गई, KLMN। तो यहां पर क्या है, 2 और 8 10, और इसमें आती है 18, 18 10 28 और 4 32। तो यहां पर जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। परंतु आउटर मोस्ट शेल में आप क्या देख रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और यदि अपन गैलियम आर्सेनाइड को देखें तो आप देखेंगे कि गैलियम में देखिए यहां पर 31 इलेक्ट्रॉन्स हैं गैलियम में टोटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 31 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारा, तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक में हमारे जो टोटल है दे आर 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ऑलराइट, तो अब ये किस तरह से जो है बॉन्डिंग होती है इनकी, वो अपने को देखना है। तो यहां पर जैसे आप देखें आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इनमें तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो आइए उसको देखते हैं किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखिए आप यहां पर, ये सिलिकॉन एटम है आपका, मान लीजिए सेंटर वाला अपन ले लें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे है, और एक सिलिकॉन एटम ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों आपस में शेयर कर लिए। तो ये क्या बन गया आपका, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या बन गया, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से बाकी एटम्स के साथ होता है। तो इस तरह से जो 4 वैलेंस, इनको अपन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आर्सेनिक को यदि अपन ले लें, गैलियम, सिलिकॉन और इसी तरह से जर्मेनियम के साथ होगा। जर्मेनियम में भी क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे जर्मेनियम एटम के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ शेयर करके और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इनको अपन कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको
उस मटेरियल से निकालने के लिए, ठीक है ना, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सबसे कम होती है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तुलना में यदि हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम से बाहर निकालना चाहें, तोड़ना चाहें, तो सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब यदि अपन गैलियम आर्सेनाइड पे आ जाएं, तो गैलियम आर्सेनाइड में भी आप देखेंगे कि गैलियम में कितने हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आप यहाँ पे देखेंगे गैलियम में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है ना, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखिए। यहां पे क्या किया, ये आर्सेनिक है बीच में, है ना, और आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो गैलियम के जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरह से शेयर कर रहे हैं। ये गैलियम एटम में मान लीजिए अपन ने एक ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये है और ये आर्सेनिक का ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। उसी तरह से दूसरा गैलियम यहाँ पे ले लिया और यहाँ आर्सेनिक ये बना रहा है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है गैलियम आर्सेनाइड का। तो जिससे कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, और ये जो बॉन्डिंग ऑफ एटम्स है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग देखिए। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, राइट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, अब आप जानते हो कि किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है, जैसे जो बैलेंस लेवल दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, है ना, उनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, और हर एक की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से होगा उतनी ही ज्यादा उसकी हायर एनर्जी स्टेट होगी। ठीक है ना, और यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन उस लेवल को, जैसे मान लीजिए अपन ये लेवल हम देख रहे हैं वैलेंस लेवल, ठीक है ना, इसमें से यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा इसमें से, जब उसको कुछ एनर्जी दी जाएगी, है ना। तो एनर्जी देने से क्या होगा कि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने के कारण वो इस लेवल से निकल जाएगा, इस ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि अपना जो पेरेंट एटम है, ये एटम है पेरेंट एटम, है ना, पेरेंट एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए है, और यदि इसको छोड़ देता है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी, जो पेरेंट एटम का जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ये सबसे ऊंचा, ठीक है ना, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक है, उससे भी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता जब तक कि उसको एनर्जी दी ना जाए। तो इसलिए जो पेरेंट एटम है उससे यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो इसके हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है एटम की है उससे ज्यादा होगी। क्लियर होगी दिमाग में ये बात? यस सर। ओके, अब दूसरी चीज कि ये जितने भी एटम है इसमें अपन स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी स्टेट्स है ये डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, मतलब इसके बीच की कोई एनर्जी नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की, या तो वो यहां पे आ जाएगा और या यहां पे आएगा, है ना, क्वांटम थ्योरी आपको ये बताया गया आपको, है ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो एटम का होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीच की स्टेट को नहीं ले सकते,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट दिखाई गई हैं, ये थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, वैलेंस लेवल एंड सो ऑन, इस तरह से ये दिखाया गया है। तो इनके बीच का यदि पोर्शन अपन ले लें, इस पोर्शन को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब कोई एक एटम को तो अपने को डील करना नहीं कि एक एक एटम हम स्टडी करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना, हमें तो पूरा सेमीकंडक्टर स्टडी करना है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो भी डिफरेंट एटम्स होते हैं, जब वो नजदीक नजदीक आते हैं, तो इनके जो ये मान लीजिए अपन एक इसको ले लें, एक इसको आपको अलग कलर से दिखाएं, सपोज ये लेवल ले लें, सपोज है ना, इसको देख लें, ये मान लीजिए किसी एक एटम की लेवल है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए दो एटम नजदीक आ गए हैं, दो एटम यदि हमने नजदीक ले लिए, ठीक है, ये दो एटम नजदीक आ गए, तब क्या होगा। अब आपको एक चीज और बताई गई होगी कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, एनर्जी लेवल है ना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टे इन वन एनर्जी स्टेट, एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब ये दो एटम नजदीक आते हैं, और यदि अपन मान लीजिए अपने आउटर मोस्ट सेल की ही बात कर लें, हैं, तो यहां क्या करते हैं फिर वो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके नजदीक नजदीक, जैसे ये मान लीजिए ये ओरिजिनल इनका एनर्जी लेवल है, तो उसके जो है ये बिल्कुल पास पास इनकी दो स्टेट बन जाती हैं अलग अलग, क्योंकि एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए ये पास पास इनकी स्टेट्स बन जाएंगी। और इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक एटम तो है नहीं, यहाँ एटम की संख्या लाखों में है, तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये नजदीक नजदीक इसके बन जाते हैं, और इतने नजदीक हो जाते हैं कि ये एक बैंड की तरह बन जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस रीजन बन जाता है, जैसे इस तरह से, और ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस रीजन बन जाएगा आपके एनर्जी लेवल्स का, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड है, एनर्जी बैंड। इस तरह से जब कई बहुत ज्यादा संख्या में एटम्स होते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते, इसलिए उनके नजदीक नजदीक एनर्जी स्टेट बना के ये बैंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस फॉर्मेशन को हमने यहां पे दिखाया हुआ है, देखिए, ये एनर्जी लेवल है। ये तीन तरह के जो मटेरियल हैं, एक आपका इंसुलेटर, इसमें एन गायब है, एन होना चाहिए, इंसुलेटर, दिस इज सेमीकंडक्टर एंड दिस इज कंडक्टर, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक कंडक्शन बैंड दिखाया हुआ है आपको, और ये वैलेंस बैंड दिखाया हुआ है। तो वैलेंस बैंड में तो जो हमारा एक नॉर्मल वे में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है ना। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में कुछ गैप दिखाया हुआ है यहाँ पर इंसुलेटर के केस में, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, दैट इज नियरली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड वो बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आना आवश्यक है। जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा है, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, मतलब धारा के प्रवाह के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इसका पहुंचना आवश्यक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसके बीच में दूरी बहुत अधिक है ना, बहुत ज्यादा दूरी दिखाई हुई है। इसकी जो बैंड, जो गैप है, दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में आप देखेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है ना, दैट इज रिटन हियर एज Eg इज इक्वल टू 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए वो सबसे कम होता है, मतलब कहने का कि सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी कंपेयर टू अदर्स। जर्मेनियम के केस में
कम ऊर्जा लेकर ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको जो बताया था कि जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो सेंसिटिव ज्यादा है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा, ये हायर स्टेट में जाना चाहेंगे। तो यहां पर चूंकि गैप बहुत कम है तो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी और उतनी ऊर्जा प्राप्त करके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जर्मेनियम जो एटम है, जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Eg is equal to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ये हमेशा जरूरत पड़ती है इनकी। तो सेंसिटिविटी जो है वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करती है। यदि एनर्जी गैप कम है तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जर्मेनियम की जो सेंसिटिविटी है वो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में अधिक होगी। उसी तरह से सिलिकॉन की जो सेंसिटिविटी है वो गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में ज्यादा होगी। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब है कि हमको तो सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड का ही यूज करना चाहिए, सिलिकॉन का नहीं करना चाहिए, परंतु हर एक के अपने अपने नुकसान और फायदे दोनों हैं, ठीक है। कि जब टेम्परेचर सेंसिटिव जैसे सिलिकॉन जो है वो ज्यादा है गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में, तो उसका भी हम फायदा उठाते हैं। जहां पर टेम्परेचर सेंसिटिविटी की आवश्यकता होती है ना, जैसे आपको एग्जांपल्स दे दें कि जब हम जो है किसमें बताएं आपको, फोटो डिटेक्टर जैसे मान लें, है ना। तो फोटो डिटेक्टर में क्या होता है कि जो लाइट है वो पड़ती है इस मटेरियल के ऊपर और उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, राइट। ये फोटो डिटेक्टर में थर्मल डिटेक्टर्स भी होते हैं जिनमें हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हमारे लिए सिलिकॉन इंपॉर्टेंट या जर्मेनियम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जर्मेनियम, क्योंकि ये सबसे कम है तो जर्मेनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां के लिए, ठीक है ना। और तो यहाँ के लिए तो जर्मेनियम जो जैसे फोटो डिटेक्टर्स या आपके जो हैं थर्मल डिटेक्टर्स जहां पे लाइट पड़ते ही और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, या हीट जो है टेम्परेचर बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जर्मेनियम का यूज करेंगे, ठीक है ना। परंतु जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वगैरह जैसे केसेस हैं जहां पे हमको ट्रांजिस्टर सर्किट की स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट पढ़ेंगे अपन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। स्टेबिलिटी, स्थायित्व है, जहां स्थायित्व की आवश्यकता होती है कि सर्किट जो है वो स्टेबल बना रहे हैं, वो चेंज नहीं हो। इसके जैसे करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो फिर उसके जो है रिजल्ट जो है वो गलत आएंगे। इसलिए उस जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, अब गैलियम आर्सेनाइड का यूज आएगी, एक तो मैंने आपको बताया स्पीड, जहां पे अपने को स्पीड ज्यादा चाहिए वहां पर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम इसका इस्तेमाल करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स में, एलईडीज। आजकल एलईडीज का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आप जानते हैं घर घर में जो है इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो एलईडीज में जो लाइट मिलती है that is LED. What is LED? LED is nothing but light emitting diode. It is simply a diode. This is light emitting diode. अब ये किस तरह से इसमें से हमें लाइट मिलती है, This is light emitting diode. Okay. अब होता क्या है कि जैसे वैलेंस बैंड, जैसे अपन सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं, जो वैलेंस बैंड है हमारा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, परंतु कंडक्शन बैंड में वो हमेशा रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कंडक्शन बैंड से वो वापस क्या होता है, जंप करता है वैलेंस बैंड में। जब वैलेंस बैंड में वो जंप करता है देन इट गिव्स रेडिएशंस, इट गिव्स रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि वो लाइट हमें नहीं प्राप्त होती, ठीक है। जो गैप है
0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गैप में जो भी रेडिएशन मिलता है तो उससे हमको वो लाइट का रेडिएशन नहीं होता, राइट। परंतु जो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैलियम आर्सेनाइड के लिए है, इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी प्राप्त करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वापस जब ये वैलेंस बैंड में आता है तो जो रेडिएशन देता है वो लाइट जो है रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अलग अलग तरह के इस्तेमाल करते हैं मटेरियल। आपने देखा होगा कुछ एलईडी ग्रीन होती हैं, कुछ रेड होती हैं, कुछ येलो होती हैं, वो भी अपन देखेंगे बाद में, है ना, कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी गैप, है ना। एनर्जी गैप हम उस हिसाब से कर देते हैं कि वहां पर उस तरह का मटेरियल ले लेते हैं कि वहां आपको रेड लाइट मिल जाए, ग्रीन लाइट मिल जाए, येलो लाइट मिल जाए। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली दैट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उससे आपको क्या मिलते हैं, रेडिएशंस प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो बैंड गैप है इसका जो यूनिट है वो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। अच्छा, अब इसकी में जो देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम जो अपन देख रहे हैं, इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, कि जो वैलेंस बैंड है नॉर्मल टेम्परेचर पर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, है, विशेषताएं। अर्धचालक पदार्थ की विशेषताएं, क्या विशेषता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। पहला जो विशेषता है कि जो वैलेंस बैंड है, मैं वीबी से लिख दे रहा हूं इसको, है ना, पूरा लिखने के बजाय, वैलेंस बैंड जो है दैट इज पार्शियली फिल्ड, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, किसमें चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है ना, पार्शियल है। तो पूरा फील्ड नहीं है, पूरी तरह से फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, ठीक है। दूसरा कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड भी क्या होगा, वो भी पार्शियली फील्ड होगा, वो बिल्कुल खाली नहीं होगा, है ना। यदि हम टेम्परेचर कम ले लें, 0 के ले लें, तब तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, है ना। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे, और वैलेंस बैंड में आप पूरी तरह से वो फिलअप होगा। परंतु नॉर्मल टेम्परेचर पे जो अपन मटेरियल लेते हैं उसमें ये कंडीशन होती है। और तीसरी कंडीशन जो होती है कि एनर्जी गैप जो होता है किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो काफी कम होता है। सो एनर्जी गैप between conduction band and valence band, that is very small, बहुत कम होता है, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। यहां तक किसी को कोई शक, कुछ पूछना हो तो। Any doubt? नो सर। ओके, तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक के ऊपर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इनका डिफरेंस देखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। है एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर पर कंडक्टर मतलब चालक, कुचालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक, और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर समझाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये अंतर देखना चाह रहे हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे क्लियर दिख रहा है आपको, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर में क्या होगा कि ओवरलैपिंग होगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है। तो ये ओवरलैपिंग रीजन दिखा रहे हैं आपको, ये बीच का जो रीजन है दिस इज ओवरलैपिंग है, यहाँ लिखा हुआ देखिए ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए वो, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चढ़ गए इतने एरिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड से बहुत ही आसानी से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए,
ठीक है ना, है तो वो फ्री अवेलेबल है वहां पर। तो इसलिए यदि ऐसा कोई मटेरियल होगा, कंडक्टर जो यदि अपन मटेरियल होगा, और इसमें यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें यहाँ, ठीक है ना, तो आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, कहां से, ये इस पॉइंट से, ये आपका जो पॉजिटिव जो है, तो इसकी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, और जो करंट है आपका वो इस तरह से होगा। ठीक है ना, करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होती है। तो इस तरह से आपको आसानी से धारा इसमें प्राप्त होती है, और इस तरह, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चालक, क्योंकि बहुत बढ़िया कंडक्टर हो गया ये, है ना, आपका कंडक्टर जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से धारा को बहुत आसानी से बहने देता है। ठीक है, तो ये तो है आपका कंडक्टर। देन वी मूव टू इंसुलेटर। है, अब इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में अपन देख रहे हैं ये तो कंडक्शन बैंड है आपका, और ये नीचे वैलेंस बैंड है। अब इनके बीच में जो गैप है, जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप लिखा हुआ है, ठीक है ना, Eg दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो गैप की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए, है, जो कि काफी मुश्किल है। ठीक है ना, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड जो है पूरी तरह से खाली है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर इसके अक्रॉस यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दें, तो भी जो इतनी एनर्जी इनको नहीं मिल पाती कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच सके, और इसलिए यहां पर हमको धारा का प्रवाह नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर इसका यदि कोई एग्जांपल हम लेना चाहें, तो जो डायमंड है, बाकी तो आपको मालूम है वुड है और ये सब चीजें आप ले सकते हो, परंतु डायमंड जो है, डायमंड की एक स्पेशल चीज है कि जब वो कार्बन जो है वो डायमंड के रूप में होता है, देन इट इज ए इंसुलेटर, राइट। और जब ग्रेफाइट के रूप में होता है, देन इट इज ए कंडक्टर। ग्रेफाइट, जैसा कि आप बैटरीज में जो देखते हैं बीच में कार्बन रॉड होती है, दैट इज ग्रेफाइट। सो योर ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। ओके, सेम वही कार्बन, दोनों में कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन, परंतु ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, दोनों का सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और डायमंड जो है वो इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड क्यों होता है ये हमने देख लिया। और तीसरा है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो किसके बीच में है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये भी गलत लिखा है, यहाँ शुड बी आई, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज फॉर सिलिकॉन, एंड 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फॉर जर्मेनियम। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बैंड गैप होता है। और इतनी एनर्जी जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इसके बीच में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो हमको कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे बिकम फ्रीली अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इसका जो एग्जांपल है वो अपन ने अभी देखा था कि जर्मेनियम दैट बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इट बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब टेम्परेचर के साथ क्या होगा वो देखें। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में हैं उनको भी और एनर्जी मिलेगी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
तो वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, राइट। और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो धारा का प्रवाह बढ़ेगा, करंट आपका बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसके कारण यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो आपके ज्यादा पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में, ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव है। वैलेंस बैंड में तो वो बंधे हुए हैं अपने एटम के साथ, परंतु जैसे ही वो एटम को छोड़ देते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आराम से जो है इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और इन मटेरियल्स को, ये जो पदार्थ हैं आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी बाहर से कुछ मिलाया नहीं है, सिर्फ ये मटेरियल की ही अपनी व्यवस्था है ना। और इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज हिंदी में बोलते हैं, नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक, ठीक है। अब होगा क्या, एक और चीज देखिए कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चले गए तो यहां पर जो एटम है जिसका वो इलेक्ट्रॉन था वो तो वहां से चला गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अपन कहते हैं यहाँ होल क्रिएट हो गए, पर ये जो इलेक्ट्रॉन चले गए इनके कारण यहाँ पे होल क्रिएट हो गए, जिनको हम सर्कल से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से दिखाते हैं, डॉट से। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं और ये होल्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए, वहां से वो निकल गए, तो वहां क्या बन गया, होल बन गया। तो इसको अपन कहते हैं होल। तो इस तरह से जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में जो पहुंच गए हैं उनके द्वारा आपको धारा प्राप्त होगी। क्लियर हो गया ये? एनी डाउट? यस सर। ओके, फिर कंपैरिजन जो है, इसका टेबल जो है वो अपन कल देखेंगे। तो उसमें सारी की सारी चीजें जो है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, उनका कंपैरिजन, उनका अंतर है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल का लेक्चर है, उसमें मैं इनका कंपैरिजन टेबुलर फॉर्म में आपको बताऊंगा। ओके सर, ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी हमारी? हैं? ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी हमारी? ऑफलाइन क्लासेस? यस सर। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है मेरे ख्याल से इस महीने तो होना मुश्किल लग रही है मेरे को, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो, राइट? ओके। और मैंने आपको रात में एक मेरा जो लेक्चर था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, वो मैंने यूट्यूब पे डाला है। आप लोगों ने लगता है सबने उसको जो है सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है,